प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट थर्ड में पूर्व व्याख्यान में अपने रेस्पिरेशन एक नया चैप्टर प्रारंभ किया था। श्वसन के बारे में प्रारंभिक जानकारी अपन ने पिछले व्याख्यान में प्राप्त कर ली थी। अब रेस्पिरेशन की जो मैकेनिज्म है, क्रियाविधि ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रियाविधि, यानी जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है 6 कार्बन का, वो उसका ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन के बाद में 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनते हैं और 6 वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं और एटीपी के मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं। तो ये जो सामान्य जो अपने को एक रिएक्शन में पूरी श्वसन होता हुआ दिखता है, वो वास्तव में एक जटिल प्रक्रिया है और इस जटिल प्रक्रिया को अपन कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि को मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब अपन ने पहले पढ़ लिया था कि श्वसन 2 प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के अणु का जो ऑक्सीकरण होता है उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का, उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन या अनाक्षी श्वसन कहते हैं। फर्मेंटेशन इसका एक टाइप है, ये अपन ने पहले पढ़ लिया है। अब आज का जो टॉपिक है उसमें अपन जो रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म है उसका जो हाफ पार्ट है, पहले का आधा पार्ट, वो पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। जैसा नाम है, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स टू ब्रेक डाउन। ग्लूकोज के एक अणु का पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूटने की क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया 10 रासायनिक क्रियाओं के अंदर संपन्न होती है। ये जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है ये सेल के साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। इस ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सीजन हो तो भी होगी, नहीं हो तो भी होगी, आवश्यकता नहीं है उसकी, नेसेसरी नहीं है ऑक्सीजन। ये जो ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप है, इन स्टेप वाइज स्टेप, यानी कौन सा पदार्थ कब बनता है और उसमें कौन सा एंजाइम उसको कैटलाइज करता है, उस बायोकेमिकल रिएक्शन को, ये पूरा जो मैकेनिज्म है इसको ट्रेस आउट करने वाले 3 वैज्ञानिक थे जर्मनी के, जिनका नाम था एमडन, दूसरे का नाम था मेयरहाफ और तीसरे का नाम था पारनास। ये 3 वैज्ञानिक थे, एमडन, मेयरहाफ एंड पारनास। एमडन का ई, मेयरहाफ का एम और पारनास का पी, EMP, इसलिए इसका दूसरा नाम है EMP पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम है EMP पाथवे। अब जो ग्लाइकोलाइसिस है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का फर्स्ट ब्रेक डाउन होता है, कॉमन टू बोथ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये एरोबिक और एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है उस दोनों रेस्पिरेशन के लिए ये कॉमन होता है। यानी जो ग्लाइकोलाइसिस है उस ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए कॉमन है। इट अकर्स इन साइटोसोल एंड इन्वॉल्व पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड।
पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, यानी कंप्लीट नहीं होता। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है वो उसके 6 कार्बन का है, और ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में टूटता है, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में, थ्रू ए सीरीज ऑफ एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शन। एंजाइम के द्वारा मीडिएटेड जो रिएक्शंस होती है उनके मार्फत ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पायरुविक अम्ल के 2 मॉलिक्यूल में टूटता है। दूसरा, इट आल्सो कॉल्ड ईएमपी पाथवे, इसको ईएमपी पाथवे कहते हैं, सिंस इट वाज डिस्कवर्ड बाय 3 जर्मन साइंटिस्ट, गुस्टाव एम्डन, ओटो मेरहा, जे पार्नास इन 1930। ये 3 वैज्ञानिक थे जर्मनी के, जिनके नाम पर इनको ईएमपी पाथवे कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस हैज़ 2 फेजेज, प्रिपरेटरी एंड पे ऑफ। 2 भागों में उसको डिवाइड किया है, प्रिपरेटरी एंड पे ऑफ। इन द प्रिपरेटरी फेज ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कंज्यूमिंग एटीपी, यानी पहले ग्लूकोज होता है वो एटीपी को कंज्यूम करता है और पीजीएल में टूटता है। इन द पे ऑफ द लेटर चेंज ऑफ द पायरुवेट प्रोड्यूसिंग NADPH एंड ATP। बाद में जो पायरुवेट का निर्माण होता है पीजीएल से, तो उसमें ATP पैदा होती है और NADPH2 काम में आती है। अब जो नेट प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है, इन ग्लाइकोलाइसिस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द glycolysis 2 molecule of ATP consumed during the double phosphorylation of the glucose to form fructose 1,6 डाइफॉस्फेट बिसफॉस्फेट। पहले ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है वो 2 ATP के मॉलिक्यूल को कंज्यूम करके फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। while 4 molecule of ATP are produced by substrate level phosphorylation, hence there is gain of the 2 ATP molecule। ये जो पहले 2 ATP के मॉलिक्यूल काम में आते हैं वो बाद में 4 ATP के रूप में निर्माण होता है। तो 2 कंज्यूम हो गए और 4 उत्पादन होता है, तो नेट प्रॉफिट होता है 2 ATP का। 2 molecule of NADH2 formed, NADH formed at the time of oxidation of the PGL to 1,3 bisphosphate phosphoglycerate। Since NADH is equivalent to 3 ATP molecule, that is 6 more ATP molecules are formed। यानी NADPH2 के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, प्रत्येक NADPH2 के ऑक्सीडेशन से 3 ATP बनते हैं, यानी 2 NADPH2 से 6 ATP बन जाते हैं। तो 6 ATP NADPH2 से मिल जाते हैं, 2 उससे, तो 8 ATP का नेट गेन हो जाता है। द नेट रिएक्शन ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस इज एज फॉलो। ये जो ग्लूकोज प्लस 2 NAD प्लस 2 ADP प्लस 2 SPO4 इज इक्वल टू 2 पायरुवेट प्लस 2 NADH2 प्लस 2 ATP। ये नेट ATP का बजट है। सिग्निफिकेंस क्या है, जो ग्लाइकोलाइसिस का महत्व क्या है? फर्स्ट एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ये ग्लूकोज का पहला ब्रेकडाउन है। इसमें ग्लूकोज का अणु 2 पायरुविक अम्ल के अणुओं में टूटता है। इंटरमीडिएट्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आर यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ इम्पोर्टेंट बायोकेमिकल्स, फॉर एग्जांपल फॉस्फोइनोल पायरुवेट यील्ड सिकिमिक एसिड विच इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड्स। ट्रिप्टोफान, टायरोसिन, phenylalanine are employed for synthesis of proteins, alkaloids and flavonoids। जो पायरुवेट बनता है उस पायरुवेट, जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनता है पायरुविक एसिड बनने से पहले, उससे सिकिमिक एसिड बनता है। ये जो सिकिमिक एसिड्स होता है उसका उपयोग विभिन्न प्रकार के जो एमिनो एसिड्स होते हैं उसके सिंथेसिस में होता है, बायोसिंथेसिस में होता है, जैसे ट्रिप्टोफान, टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन। ये कुछ एमिनो एसिड्स है जो प्रोटीन और एल्केलॉइड और फ्लेवेनॉइड्स के सिंथेसिस में काम आते हैं। नेक्स्ट,
ट्रिप्टोफान इज ए रॉ मटेरियल ऑफ IIA, इंडोल एसिटिक एसिड सिंथेसिस में ट्रिप्टोफान उसका रॉ मटेरियल है। द एमिनो एसिड एंड लिग्निन, एमिनो एसिड्स एंड लिग्निन का रॉ मटेरियल है। सिमिलरली पायरुविक एसिड फॉर्म्स एमिनो एसिड एलेनिन, पायरुविक एसिड से एलेनिन नाम का एमिनो एसिड्स उत्पन्न होता है या सिंथेसिस किया जाता है। अब इसकी मैकेनिज्म में जो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है? फर्स्ट स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस इज द कन्वर्जन ऑफ डी ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। पहली जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन के अंदर जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, उस हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और एटीपी यहाँ पे काम में आती है। यानी ग्लूकोज प्लस एटीपी इज इक्वल टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस एटीपी। ये पहली बायोकेमिकल रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस की, जिसके अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और एक एटीपी काम में आती है। यहाँ पे एंजाइम काम में आता है हेक्सोकाइनेज। दूसरी जो रिएक्शन है, उस दूसरी रिएक्शन जो सेकेंड रिएक्शन ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस इज द रीअरेंजमेंट ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है आइसोमरेज की उपस्थिति में, हेक्सो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ये ग्लूकोज है 6 फॉस्फेट, वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। नेक्स्ट अगला जो स्टेप है उसमें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एक एटीपी के साथ रिएक्ट करता है और फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाता है। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाता है। यहाँ पे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम काम आता है। जहाँ पे एटीपी काम में आ रही है वहाँ पे काइनेज एंजाइम लगेगा। तो यहाँ पे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति के अंदर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में या डाई फॉस्फेट में बदल जाता है। अगला जो फोर्थ स्टेप है उसमें एंजाइम एल्डोलेज स्प्लिट fructose 1,6 bisphosphate into two sugars that are isomer of the each other. These two sugars are dihydroxyacetone phosphate DHAP and phosphoglyceraldehyde 3-phosphate PGAL 3-PGAL। यानी जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है ये एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में दो मॉलिक्यूल में टूटता है। ये दो मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं? एक तो ये रहा DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट हाइड्रोजन। ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट हाइड्रोजन है DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट हाइड्रोजन। एंड दूसरा है PGL, यानी जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है वो एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में DHAP के एक मॉलिक्यूल और PGL के एक मॉलिक्यूल में टूट जाता है। नेक्स्ट द एंजाइम ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज रैपिडली इंटर कन्वर्ट, यानी ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज है वो DHAP और PGL इसको आपस में इंटर कन्वर्जन करने का काम करता है। यानी DHAP को इसमें PGL में कन्वर्ट करने का कार्य करता है और PGL को DHAP में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। ये दोनों आइसोमर होते हैं। एक कीटोन ट्रायोज शुगर है और एक एल्डिहाइड ट्रायोज शुगर है। यानी DHAP है वो कीटोन शुगर है, ट्रायोज शुगर है, और PGL है वो एल्डिहाइड ट्रायोज शुगर है। नेक्स्ट ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज
dehydrogenates and add an inorganic phosphate to glyceraldehyde 3-phosphate producing 1,5-bis phosphoglycerate। एक फॉस्फेट को पीजीएल के साथ में अटैच करके और वो कन्वर्ट कर देता है पीजीएल को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, पीजीएल को, ये जो पीजीएल है ये कन्वर्ट हो जाता है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में आता है फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पे काम आता है। यहाँ पे NADPH2 का निर्माण होता है। ये NADPH2 दो बनते हैं, एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में दो बनते हैं। एक NADPH2 का जब ऑक्सीडेशन होगा ETS में तो 3 ATP बनेंगे। नेक्स्ट, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज ट्रांसफर ए फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट टू ADP टू फॉर्म ATP। ये ADP से ATP बनता है और 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट होता है वो 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम काम में आता है। फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम काम में आता है। नेक्स्ट, द एंजाइम फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज relocate the phosphate from 3-phosphoglycerate to 3rd carbon to 2nd। वो तीसरे कार्बन से उसको दूसरे कार्बन पर ले जाते हैं, यानी जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है वो 2-फॉस्फोग्लिसरेट में बदल जाता है। यहाँ पे एंजाइम काम में आता है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। अब नेक्स्ट है द एंजाइम इनोलेज रिमूव ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फ्रॉम द 2-फॉस्फोग्लिसरेट। जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है उसे इनोलेज एंजाइम होता है, वो एक वाटर मॉलिक्यूल को वहाँ से रिलीज कर देता है और उसको कन्वर्ट कर देता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है, वो पाइरुवेट काइनेज की एंजाइम की उपस्थिति में पाइरुवेट में यानी पायरुविक एसिड में बदल जाता है। ये पूरी मैकेनिज्म है ग्लाइकोलाइसिस की, जिसमें 10 स्टेप होते हैं। और ये जो पूरा ATP का जो बजट है इसमें NADPH2 से 6 ATP बनते हैं और 4 ATP का उत्पादन होता है, जिसमें 2 काम में पहले आ जाते हैं, 2 का लाभ होता है। तो 6 और 2 8 ATP का नेट प्रोडक्शन इसके अंदर होता है। अब ये पूरा स्टेप ग्लाइकोलाइसिस का दिया हुआ है। ग्लाइकोलाइसिस का पूरा स्टेप है, इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 20 फॉस्फेट, 1,6-bis फॉस्फेट, फिर PGL DHAP, फिर PGL से 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट, फिर ATP का कंजप्शन होगा, यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, फिर 2-फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनेगा, फिर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनेगा, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से फिर पाइरुवेट बनेगा। 2 ATP और 2 NADH2 का नेट एनर्जी यील्ड होती है इसके अंदर, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। ये इसका आउटलाइन डायग्राम है। तो आज के व्याख्यान में ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, ग्लाइकोलाइसिस की मैकेनिज्म के बारे में, ग्लाइकोलाइसिस के जो स्टेप है पूरा, उसमें कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं और कितना एनर्जी का इसमें प्रोडक्शन होता है, इसके बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की। बाकी जो शेष भाग है वो अपन